खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बयान पर बवाल है, विशेषाधिकार का वार पलटवार है। सियासत में अदावत कभी न खत्म होने वाली रवायत है। चुनाव में ये रवायत चरम पर होती है। सूबे में राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी राजनीति का रंग जारी है। एक दूसरे पर तोहमत लगाने का दौर जारी है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सूबे में कमल के कर्णधार सतीश पुनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की, तो बीजेपी विधायकों ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया और 5 बीजेपी विधायकों ने विधानसभा सचिव को पत्र सौंपा। पुनिया ने बाड़ेबंदी के दौरान 23 विधायकों को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाए। खरीद फरोख्त की बात तक कह डाली थी। ये भी कह दिया था कि वोट के बदले खान रीको में प्लॉट और कैश दिया जा रहा है। अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री के 35 करोड़ वाले बयान को कोट किया है। उधर खरीद फरोख्त मामले की जांच में एसओजी ने 2 मोबाइल नंबरों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है। इन दोनों व्यक्तियों ने 2 विधायकों को फोन किया था। हालांकि अभी तक एसओजी ने किसी का नाम उजागर नहीं किया है। तो क्या मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का पलटवार है? कांग्रेस ने जिस खेल की शुरुआत करी है उसमें विराम की तो मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब तक इनका ये चीज़ें अंजाम तक नहीं जाएंगी तब तक ये सब होंगी। तो शुरू उन्होंने किया है, ख़त्म हम करेंगे। मुझे लगता है कि बिना किसी आधार के उन्होंने नोटिस दिया। आरोप तो उनके जो थे वो आज भी हैं। तो मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी से शिकायत की थी, जिसकी जांच एसओजी कर रही है। उधर बीजेपी विधायकों ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पर ही विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है और सीएम के 35 करोड़ में विधायकों को खरीदने के बयान को कोट किया गया है। यानी दोनों तरफ से विशेषाधिकार हनन का वार पलटवार हुआ है। बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और सतीश पुनिया की वो बयान सुनाते हैं। उनका विशेषाधिकार पर आखिर क्या कहना है? मुझे लगता है कि बिना किसी आधार के उन्होंने नोटिस दिया। आरोप तो उनके जो थे वो आज भी हैं। जो उन्होंने नोटिस दिया उसका जवाब देंगे, और हमने जो नोटिस दिया है उस नोटिस का जवाब भी देंगे। विराम का है तो शुरुआत है। जो शुरुआत उन्होंने करी, जो कांग्रेस ने जिस खेल की शुरुआत करी है उसमें विराम की तो मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब तक इनका ये चीज़ें अंजाम तक नहीं जाएंगी तब तक ये सब होंगी। तो शुरू उन्होंने किया है, ख़त्म हम करेंगे। तो उनकी बौखलाहट है। देखिए, बात अगर उनको विशेषाधिकार का मामला बनने का इतना ही उनको बनाने का शौक था तब तक ये तो ये समझ लीजिए उनको लग रहा है कि जनता सवाल पूछ रही है कि जो पूरा प्रकरण हुआ है पहले, जनता को उस पर विश्वास है कि ऐसा था और हमने उसको नाकाम किया और आगे भी ऐसी सारी कोशिशों को हम नाकाम करेंगे। नहीं, विशेषाधिकार हनन की एक विशेष प्रावधान है और उस प्रावधानों में जो चीज़ें आती हैं उसी के आधार पर लाया जा सकता है। लेकिन मेरे खिलाफ जो लाया गया वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था और कहीं न कहीं वो सुनियोजित तरीके से था। जो विधानसभा के नियम और प्रक्रिया की जो मर्यादाएं और बाध्यताएं हैं उसका पालन करेंगे। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल गुलाब चंद कटारिया जी आपसे ही है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आते हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के खिलाफ, कांग्रेस की तरफ से लाया जाता है। लेकिन गुलाब चंद जी, ये देरी क्यों हुई? आप लोग मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव लेकर आते हैं विशेषाधिकार हनन का, और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की बौखलाहट है, उनके खिलाफ आया इसलिए वो मुख्यमंत्री के खिलाफ ला रहे हैं। गुलाब चंद जी, बौखलाहट नहीं है। मैंने ये प्रस्ताव आने के पहले ही अपना जब पहले से ही मैंने इसको कहा था कि जो संयम लोढ़ा लेकर के आए हैं
ये विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं बनता है, क्योंकि 23 लोग कौन हैं उनका कोई नाम नहीं है कि इसका है या इसका है या किसका है, और उसके कारण से किसी भी व्यक्ति का बिना नाम के केवल संख्या के आधार पर 200 में से कौन सा था ये नहीं है। अगर ये विशेषाधिकार का प्रस्ताव बनता है तो फिर मुख्यमंत्री ने जो कहा कि हम 35 करोड़ में हम इस राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है, ये मुख्यमंत्री का जो कहना है ये भी विशेषाधिकार में आता है। पहले इन्होंने इसके डाला तभी मैंने कहा ये विशेषाधिकार बनता ही नहीं है, फिर भी जब उन्होंने केवल प्रोपेगेंडा करने के लिए डाला था तो हमने ये सोच के, क्योंकि सेम ऐसा का ऐसा मुख्यमंत्री का वर्षन है, मुख्यमंत्री के ट्वीट है, इसका जो क्लिक है वो रिकॉर्डेड है, वो उन्होंने जो आरोप लगाया है वो उसी श्रेणी में जाएगा। अगर वो विशेषाधिकार प्रस्ताव है तो ये 100% विशेषाधिकार प्रस्ताव बनेगा। लेकिन गुलाब चंद जी आप लोगों चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग ने एक बात और कही थी कि जांच की बात ये कह रहे हैं। अब एसओजी की जांच में भी एसओजी ने इस शिकायत को सही पाया, एफआईआर दर्ज की गई है और कहा जा रहा है कि खरीद फरोख्त की कोशिश की गई थी। 2 विधायक जो थे जिनके पास कॉल गया था, ये सब भी उनके पास प्रूफ आ गए सामने। अब इसी आधार पर जांच जारी है, यानी जो आरोप लग रहे थे वो सही है, एसओजी ने भी ये माना है। देखो जी 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 ऐसा कुछ नहीं है। आपको यह है कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी एसओजी में तब भी कोई तथ्य और महेश जोशी ने नहीं दिए, फिर कहा था कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद इसके बारे में हम तथ्य देंगे, और उसके बाद भी आज 20 दिन हो गए महेश जोशी ने किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं दिया। उन्होंने जो कहा था किसी एमएलए से बात होना, उस एमएलए का उन्हीं दिनों में अपना वर्षन आ गया था कि मेरे से किसी ने किसी प्रकार की, मलिंगा ने कहा था किसी ने कोई बात नहीं की, और उन्होंने उसी को प्रचारित करना। मैं ये कह रहा हूं अगर आपके पास एविडेंस है तो आप पेश करो ना, जो भी इसका दोषी होगा उसको दंड मिलेगा, लेकिन केवल मीडिया के माध्यम से हो हुल्ला करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप सरकार चला रहे हो, आपका चीफ विप जो है वो एफआईआर दर्ज करा रहा है, तो अपनी एविडेंस जाए देना। 20 दिन किस बात का इंतजार कर रहे थे? ठीक है और आज जब विषय उठा है तो महेश जोशी के शब्द और आज उनके मुखारबिंद तो खुला है, मैं आज भी उनको चुनौती देता हूं, आपके पास तथ्य हो तो रखो ना। ठीक है, अर्चना शर्मा जी भी हमारे साथ है। अर्चना जी, गुलाब चंद कटारिया तो खुली चुनौती दे रहे हैं, उनका कहना है कि तथ्य है, अगर एविडेंस है, सबूत है तो वो सामने रख दिया जाए सब, और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। यानी एसओजी ने इसे सही माना, जो आप लोग ने शिकायत की है उस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, उस पर जो नंबर के आधार पर, जो सर्विलांस के आधार पर जो सबूत मिले उसी आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन इससे इतर बीजेपी या गुलाब चंद कटारिया जी का कहना यही है कि अगर एविडेंस है, कोई सबूत है तो सामने रख दिया जाए, सब सामने रहेगा, दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए श्वेता जी, परम सम्मान्य कटारिया जी जो है आदतन चुनौती देने के आदी हैं, खैर ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो हाइंडसाइट विजडम है बीजेपी का, मैं समझती हूँ उन्हें समझना पड़ेगा कि बहुत निर्मम होता है, वो किसी का भी हो, और ये तो विजडम भी दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने विशेषाधिकार हनन हमारे खिलाफ लाए तो हम भी ले आए, इसलिए आपका यदि विशेषाधिकार हनन तो हमारा भी 100% है। यानी आप ना तो विवेक का इस्तेमाल कर रहे हो और ना ही आप किसी प्रकार से कुछ सोचने के लिए कोई प्रयास कर रहे हो। एक तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक ऐसा काम किया है जिससे कि आपकी हेटी हुई है, और उसके बाद उसको रेक्टिफाई करने के स्थान पर आप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाते हो, जो कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं। इनको समझना पड़ेगा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो बातें कही गई हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो सब तथ्यात्मक थी, तभी जांच एजेंसीज को जांच के लिए कहा गया। और उसके बाद जब चुनाव हो जाता है, बिना तथ्यों के आप माननीय सदस्यों की मर्यादा का हनन करते हो। वो भी कोई सामान्य विधायक ने नहीं किया, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने किया। ये मैं मान सकती हूँ कि उनको साल भर का अनुभव है विधायक के तौर पर, लेकिन उसको भी अलग रखना पड़ेगा क्योंकि वो इस समय पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब पार्टी के अध्यक्ष कोई बचकानी बात कह दें तो उसे ढोने की कटारिया जी जैसी शख्सियत को आवश्यकता नहीं। मैं समझती हूँ बहुत सम्मानित व्यक्ति है, बहुत बड़ा अनुभव है इनके पास, और ये भी जानते हैं इस बात को कि अगर वो इस चीज़ को ढोने का प्रयास भी करेंगे तो जो पूनिया जी है उनकी ज़्यादा हेटी होगी तो उससे ज़्यादा इनकी होगी। लेकिन अर्चना जी, उनका कहना है कि नाम किसी का नहीं लिया गया। 23 विधायकों की बात की गई है अर्चना जी, लेकिन किसी विधायक का नाम नहीं लिया गया और इसीलिए
विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता। मैं उसी पर आ रही हूँ। जी जी जी, मेरी बात सुनिए, मैं उसी पर आ रही हूँ। एक तरफ चुनाव का प्रकरण है जिसमें कि जो कहा गया वो किसी पार्टी को तो टारगेट नहीं किया, किसी व्यक्ति को नहीं किया। ये कहा गया कि कुछ सक्रिय हैं तत्व जिनका माफियाओं के साथ ताल्लुक है और वो खरीद फरोख्त को अंजाम देना चाहते हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि आपको ऐसा महसूस होता है कि साहब हम ही हैं, तो आपको इसलिए महसूस होता है क्योंकि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति ऐसी रही कि मैन्युफैक्चर करना मैंडेट को, नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है अर्चना जी। रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक हैं। विधायकों को लेकर ही बहुत सारे राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां जब से तेज हुई हैं, हम कह सकते हैं पूरा जून ही इसमें निकल गया, चुनाव भी खत्म हो गए, लेकिन इसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन रामलाल जी, सतीश पुनिया जी साफ कहते हैं इन्होंने शुरुआत की है, हम खत्म करेंगे। यानी अगर कांग्रेस की तरफ से विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं लाते तो आप लोग भी मुख्यमंत्री के बयान को कोट करके ये विशेषाधिकार हनन नहीं लाते, शिकायत ये नहीं करते। देखिए श्वेता जी, टिट फॉर टैट हो रहा है। देखिए श्वेता जी, कोविड के मामले में ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो रही है। उसके ऊपर अंकुश लगाने में भी नाकाम रही है, जनता का विश्वास जीतने में भी नाकाम ये सरकार रही है। इससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे, अरे अर्चना जी आपकी बात मैंने पूरी ध्यानपूर्वक सुनी है, आपकी पूरी बात मैंने ध्यानपूर्वक सुनी है। कम से कम सुनने की आदत डालो अर्चना जी, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। आपके महेश जोशी जी ने कहा था कि 19 तारीख को हम सारे तथ्य पेश करेंगे, कर दिए क्या 19 तारीख को सारे तथ्य पेश? मैं क्या कह रहा हूँ, आपके महेश जोशी जी ने कहा था कि 19 तारीख को हम सारे तथ्य पेश करेंगे, कर दिए के सारे तथ्य पेश? कोई तथ्य पेश नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके की लेकिन रामलाल जी कोविड में रामलाल जी बात सुनिए, रामलाल जी आप आपसे सवाल है, रामलाल जी आप बात सुनिए, रामलाल जी पहले बात सुनिए। हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आप उसी पर जवाब दीजिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जयपुर से, डॉक्टर सतीश पुनिया को नोटिस भेजा गया है, विधानसभा ने ये नोटिस भेजा है। इस वक्त ये बड़ी खबर है जिसे लेकर हम बात भी कर रहे थे, विशेषाधिकार हनन को लेकर डॉक्टर सतीश पुनिया को अब नोटिस भेजा गया। हालांकि दोनों तरफ से ही ये चीजें रखी गई विधानसभा ने, और पूरी तरह से ये निर्भर करता है विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर। संयम लोढ़ा ने विशेषाधिकार का नोटिस यहाँ पर दिया है और डॉक्टर सतीश पुनिया को ये नोटिस भेजा गया है। सतीश पुनिया के खिलाफ है ये नोटिस। 7 दिन में सतीश पुनिया से जवाब मांगा गया है। इसे लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इस मामले में, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, और अब डॉक्टर सतीश पुनिया को नोटिस भेजा गया है। दोनों तरफ से जब विशेषाधिकार हनन को लेकर शिकायतें भी थी, और ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करेगा पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर। और अब संयम लोढ़ा ने जो उनके खिलाफ ये नोटिस दिया, तो उनके खिलाफ जो शिकायत की थी उसके खिलाफ ये नोटिस भेजा गया है और 7 दिन में सतीश पुनिया से जवाब मांगा गया है। योगेश जी, इसी पर जवाब कि अभी दोनों तरफ से जो बातें सामने आ रही है इसे किस तरह से देखिए, क्योंकि आपने किया तो हम भी करेंगे, हमारे पास भी मुद्दा है, और आगे अब इसमें क्या होगा, क्योंकि अब नोटिस भेजा गया है डॉक्टर सतीश पुनिया को। मामला पुराना है सतीश पुनिया को नोटिस को लेकर, और विधानसभा में 2-3 दिन में लगातार ये कवायद चल रही थी और राइट किया गया नोटिस को। उसके बाद स्पीकर ने उसको चेक किया और उसके बाद ये नोटिस सतीश पुनिया को भेजा। ये नॉर्मल प्रक्रिया कही जा सकती है, क्योंकि विशेषाधिकार जो हनन का आरोप जो है वो यहाँ पर संयम लोढ़ा ने सतीश पुनिया पर लगाया कि उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए, खास तौर से कि प्रलोभन देने की बात कांग्रेस विधायक को की गई और वो निर्दलीय विधायकों को, तो इस तरह के जो आरोप थे माइनिंग से जुड़े और भी कई इश्यूज से जुड़े, उसको लेकर श्वेता। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि विशेषाधिकार का जो इतिहास है, जो राजनीतिक इतिहास है, वो अपने आप में बहुत अजीब व गरीब है। ये ऐसा पहला मसला है जब इस तरह के किसी मामले के अंदर मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया है, मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया है। ये अपने आप में प्रदेश की जो गंगा जमनी तहजीब की जो सियासत है उससे परे ये चीज़ निकल कर सामने आई है। यहाँ पर महेश जोशी को भी विशेषाधिकार हनन के दायरे में लाया जा सकता था, लेकिन बीजेपी लीडरशिप ने डायरेक्ट सदन के नेता को चैलेंज किया है, तो अपने आप में ये अजीब भी लगता है। लेकिन अब जो किया है वो तो किया ही है। अब इस मामले में क्या कुछ होना है ये अलग बात है, लेकिन ये दूसरा मामला है। पिछली बार भी जब बीजेपी की सरकार थी, रामलाल जी को ध्यान है, राव राजेंद्र सिंह ने भी अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार का हनन लाए थे। तब अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री थे और उस समय जो चार्जेस उन्होंने लगाए थे राजस्थान की सरकार को लेकर, उसके खिलाफ विशेषाधिकार के हनन का लाया था। और बाद में ये विधानसभा अध्यक्ष के, क्योंकि उनका राइट होता है और विधानसभा अध्यक्ष को पावर्स होते हैं,
पावर्स की कई अवधारणा, एक पावर वो भी था जब अधिकारी रचना गुप्ता के मामले को लेकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था, तो वो भी पावर विधायिका को रहते हैं, तो वो उसका उपयोग उस समय विधानसभा अध्यक्ष ने किया था। जो 60 साल में सबसे बड़ी घटना थी, किसी अफसर के खिलाफ विधानसभा की ओर से कार्रवाई की गई थी। तो ये इस तरह के मामले, और ये इस मौजूदा विधानसभा में ये दूसरी या तीसरी घटना है। एक सुभाष पूनिया ने भी नोटिस दे रखा है विशेषाधिकार के हनन का, वो दिया है उन्होंने कार्यपालिका को लेकर, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है कि जो पूर्व विधायक और पूर्व पार्षद जिस तरह से उद्घाटन कर देते हैं उसके खिलाफ सुभाष पूनिया ने नोटिस योगेश जी, तो ये नोटिस हम ये माने कि प्रक्रिया के तहत है कि हाँ उन्होंने शिकायत की है तो अब नोटिस भेज के उनसे जवाब मांगा जा रहा है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है? देखिए, है तो सामान्य प्रक्रिया, लेकिन जिस तरह की सियासत है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी ने जो स्टेप लिया है उसके बाद पूरी राजनीति गर्मा गई है। अब विशेषाधिकार हनन को लेकर जिस तरह की सियासत है, जिस तरह का मामला है, मुझे लगता नहीं है कि ये विधानसभा अध्यक्ष बहुत चतुर हैं और उनको पता है किस तरह से क्या काम करना है। विद्वान भी है, पांडित्य भी है, चतुराई भी है, तो वो डेफिनेटली कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि दोनों ही खेमे अपने आप एक जाजम पर होंगे। तो यहाँ पर जो इसे हम सियासी नूरा कुश्ती भी कह सकते हैं, जो सदन के अंदर नहीं चल रही है, सदन के बाहर चल रही है। और आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, इसके बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम एसओजी एटीएस की कार्रवाई की बात करते हैं, एक तरफ हम मोशंस जो नो मोशंस लाए जा रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो एक तरह का जो पिक्चर बन रही है वो पिक्चर हमें नजर आएगी पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव की जो सियासत जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। उससे पहले इस वक्त निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संयम जी, आपका भी स्वागत है। इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी और अब जबकि मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी की तरफ से विशेषाधिकार हनन का ये नोटिस भेजा जा रहा है, शिकायत की गई है, क्या मानते हैं आप इसको? वार का पलटवार है? आप लोगों ने शुरुआत की तो खत्म करने की बात सतीश पुनिया कह रहे हैं। देखिए, न तो वार का पलटवार है, न शुरुआत को खत्म करने की कोशिश है, न किसी तरह की बुरा कुश्ती है। ये साफ तौर पर राजस्थान विधानसभा की गरिमा, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की गरिमा बनाए रखने की लड़ाई है। और जो नियम राजस्थान की विधानसभा ने बनाए हुए हैं उन नियमों के तहत ये लड़ाई है। अब भारतीय जनता पार्टी एक गलती करने के बाद फिर दूसरी गलती कर रही है और पूरे राजस्थान की जनता के सामने इनके नेतृत्व का बचकानापन इससे सामने आया है कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है वो मतदान से पहले की बातें थी। तब जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का आचरण आप गुजरात में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप गोवा में देखिए, आप कर्नाटक में देखिए, उनकी इस तरीके के इतिहास को देखते हुए एक सावधानी बरतते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने बातें कही। और अब जो हमने तथ्यों के आधार पर लाया है, हमने तो सिर्फ यही कहा है ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाई 23 विधायकों को प्लॉट दिए हैं, पैसा दिया है, भूखंड दिए हैं, माइंस दिए, तो आप सदन के पटल पर तथ्य रखिए। वो तथ्य तो आप रख नहीं रहे और आप दूसरा वापस नए सिरे से एक नोटिस पेश करके अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दे रहे हैं। गुलाबचंद जी, नतीजा भी सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, विधानसभा का सचिवालय, ठीक है, ठीक है संयम जी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है संयम जी। आपको सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की आदत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप किसके इशारे पे, अरे संयम जी, आप किसके आधार के ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं, यह भी प्रदेश की आवाम जानती है, यह भी प्रदेश की जनता जानती है कि किसके इशारे के ऊपर आप ये कार्रवाई करने जा रहे हो। अरे मेरा तो इतिहास वसुंधरा राज्य को पूछो। आपका इतिहास बच्चा बच्चा जानता है, आपका इतिहास बच्चा बच्चा जानता है, ज्यादा कुछ कहलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है रामलाल जी, एक मिनट, रामलाल जी एक मिनट। गुलाबचंद जी, आपने भी सुना कि संयम लोढ़ा जी ने क्या कहा, इसकी जरूरत ही नहीं थी। और जिस बयान को मुख्यमंत्री के कोट करके आप कह रहे हैं चुनाव के पहले की बात थी, जिस वक्त खरीद फरोख्त की बात की जाती। जी 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 गुलाबचंद जी, मैंने सुना है विशेषाधिकार में न तो कोई मुख्यमंत्री होता है न कोई एमएलए होता है, हर एक की अपनी एक स्थिति है।
ऐसा नहीं है कि विशेषाधिकार में मुख्यमंत्री कोई बाहर रहता है, मतलब जिस पर मुख्यमंत्री भी उसमें आता है, एमएलए भी उसमें आता है, और इससे बाहर का व्यक्ति भी, अगर कोई समाज का भी व्यक्ति विधानसभा की किसी एक्टिविटीज में रोकने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी विशेषाधिकार आ सकता है। हमारे नियमों में 157, 58, 59 इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। मैं सोचता हूँ कि ये जो इन्होंने रखा है कि 23 लोग, इसमें किसी का नाम नहीं है, इसलिए विशेषाधिकार का विषय बनता ही नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस है, जो शिकायत गई उसके बारे में पूछता है तो मुख्यमंत्री कोई विशेषाधिकार से बाहर नहीं हो सकता। ठीक है गुलाबचंद जी, एग्री इस बात से, ठीक है, कोई प्रायोरिटी। चलिए, लेकिन गुलाबचंद जी एक बात और सामने आती है, फिर पहले क्यों नहीं कर दिया गया? पहले क्यों नहीं आप लोग ये लेकर आ गए? जब सतीश पूनिया के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से आता है, फिर बीजेपी लेकर आती है मुख्यमंत्री के खिलाफ। ऐसा है, मैं अभी भी कह रहा हूं जो संयम जी ने पेश किया वो विशेषाधिकार का विषय बनता ही नहीं है। बिना पेश करने के पहले ही मैंने 2 दिन पहले अपना स्टेटमेंट दिया था, ये इसमें कवर नहीं होता है। और ये अगर कवर होता है तो मुख्यमंत्री का वो भारतीय जनता पार्टी पे 35 करोड़ का आरोप भी कवर होता है। और ये बात मैंने बिना पेश किए हुए पहले ही कहा है, और उसके कारण से जब इन्होंने पेश करके इसको एक हाईलाइट करने का प्रयास किया तो हमने भी अपने अधिकारों का उपयोग किया। अगर ये अधिकार में आता है जो 23 लोग कौन हैं, ये नाम नहीं है 200 में से कौन सा व्यक्ति है जिसको ये हिट हुआ है, वैसे ही मुख्यमंत्री ने पूरी भारतीय जनता पार्टी पर 35 करोड़ का जो आरोप लगाया है वो सेम उसी प्रकार का आरोप है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर वो कवर होता है तो फिर ये भी कवर होगा। ठीक है संयम जी, इसी पर आपका रिएक्शन कि अगर आपकी शिकायत कवर होती है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने भी जो शिकायत की वो भी कवर होगा, ये गुलाबचंद जी कह रहे हैं। कटारिया साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, इनका लंबा अनुभव है, लेकिन मैं ये निवेदन कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना राजस्थान विधानसभा के रूल्स में किसी विशेषाधिकार के श्रेणी में नहीं आता है। राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों पर आरोप लगाना और उनके आचरण को गलत बताना, उनको मतलब अवैध तरीके का उपयोग करने का दोषी बताना, ये राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार के श्रेणी में आता है। अगर भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं वो गलत है तो इसके लिए उनको अदालत का सहारा लेना चाहिए। उसके लिए राजस्थान विधानसभा मंच नहीं है। राजस्थान विधानसभा में तो राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों के बारे में कोई गलत बात की गई है तो उस पर विशेषाधिकार में चर्चा की। विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के दायरे में आएंगे ना। विधानसभा सचिवालय में परीक्षण। अरे संयम जी भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं, विधायकों का आप अलग थोड़ी करोगे। नोटिस जारी हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली कि हमने तो गलती कर दी, अब इस गलती को ढके कैसे। संयम जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और आप तो कांग्रेस की तरफ से पैरवी कर रहे हो। आप तो खुद कांग्रेस के सदस्य नहीं हो, अभी इंडिपेंडेंट विधायक हो। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के बारे में ठीक है संयम जी इतना विद्वान होने का परिचय मत दो। संयम जी इतना विद्वान होने का परिचय मत दो। आप इतना विद्वान होने का परिचय मत दो कि हम भी समझते हैं कि बीजेपी पे कौन सा दिया है और कौन सा नहीं दिया है। बीजेपी के विधायक भी वहाँ हैं। ये 23 विधायक कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं, ये आपने कोई कहा था क्या? ये 23 विधायक कौन से हैं? ये बीजेपी के का आपने तो ये भी कहा था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना इधर से इधर करा देंगे। अरे आपकी पार्टी तो पूरे अगर ये देश में है कर तो रही है ये स्पीकर के ऊपर छोड़ दो कि ये विशेषाधिकार में बनता है कि नहीं बनता है, तय कर लेंगे। चिंता काहे को कर रहे हो? आपने जैसा फेंका है वैसा हमने आप तो उसका अपनी उत्तर चिंता दिया। करो संयम जी, हमारी पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन रामलाल जी खरीद फरोख्त की बात हो रही है, मुख्यमंत्री ने पहले कहा था। ठीक है संयम जी ने तो शुरुआत ही कई राज्यों के उदाहरण से दी है कि बीजेपी कई राज्यों में खरीद फरोख्त के बाद यहाँ पर सरकार बना पाई है। रामलाल जी आपने सुना था, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब एसओजी ने माना है और जो शिकायत की गई थी खरीद फरोख्त को लेकर उसके कुछ सबूत भी सामने आए और कहा जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्र के 2 विधायकों को संपर्क में लिया गया था, एक महिला विधायक भी उसमें शामिल हैं। जब ये कुछ सबूत सामने आए हैं तो इस आधार पर तो माना जाए कि कोशिश तो थी बीजेपी की तरफ से।
रामलाल जी। श्वेता जी, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने विधायकों के असंतोष को दबाने के लिए, अपने विधायकों के नाराजगी को दूर करने के लिए इस तरीके के प्रपंच रचे गए हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनमें कोई दम नहीं है। तो एसओजी कह रही है, एसओजी की जांच में आया है। मैं फिर कह रहा हूँ, एसओजी की जांच इनकी गवर्नमेंट है, इनकी एजेंसी है, चाहे जैसे कराए, अर्चना जी, जैसा सदन का प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करना चाहते हैं तो करे ना, क्या दिक्कत है? इनकी एजेंसी है। आपने पहले कहा था कि एसओजी से जांच करेंगे, फिर कहा कि एसओजी जांच नहीं करेगी, एटीएस जांच करेगी। अभी तक तो यही फाइनल नहीं कर रहे कि जांच कौन करेगा। और महेश जोशी ने कहा था कि 19 तारीख को मतदान से पहले हम जनता के सामने रख देंगे किसने क्या किया। 19 तारीख जाने के बाद में तो 20 दिन और निकल गए अर्चना जी, 20 दिन और निकल गए। आपके पास कोई तथ्य तो सामने तो लेकर आओ। श्वेता जी, ये सर तर्क वितर्क होते रहे पहले भी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपके इस मंच से कि कटारिया जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम वो इस चीज को सुनिश्चित करें कि सदन की गरिमा हनन नहीं होनी चाहिए। ये माननीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मामला है और सदन के नेता पर आप आक्षेप लगाते हो या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आते हो तो लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन की गरिमा का हनन होता है। कम से कम कटारिया जी इसमें ना कूदें और इस बात को सुनिश्चित करें कि जो नौसिखिया लोग बनाए रखना हमारे काम है क्या, समझाइश करें। ये अवसर है लोकतंत्र को मजबूत करने का और कम से कम आपकी भूमिका इतनी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि आप वरिष्ठ नेताओं में आपका सम्मान है राजस्थान में, तो कम से कम आप उस गलती को अपने ऊपर मत ओढ़ो। आप तो मार्गदर्शन करो, समझाओ कि साहब ये अवसर नहीं है कि सदन की गरिमा का हनन हो और अब जनप्रतिनिधियों का सम्मान मान बना रहेगा, तभी जनता का विश्वास कायम रहेगा। गुलाब इस तरह के हथकंडे अपनाकर रामलाल जी जो बयानबाजी कर रहे हो उसमें कोई औचित्य नहीं है। जब आपने दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया उसी समय आपकी पार्टी की नीयत ठीक है, अर्चना जी सुनिए, अर्चना जी सुनिए, ठीक है गुलाब जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। अर्चना जी को ये प्रार्थना करो कि सदन श्वेता जी, अर्चना जी को ये कहो कि विधानसभा में न तो कोई मुख्यमंत्री होता है न कोई सदस्य होता है, मुख्यमंत्री भी सदस्य में से ही बनता है। ये विशेषाधिकार में पदों के आधार पर अंतर नहीं होता है। कानून कभी भी गुलाब चंद के लिए भी वही कानून है और गांव की गली में रहने वाला मोहनलाल के लिए भी कानून एक है। कानून में कोई पद के आधार पर अंतर नहीं होता है भगवान के लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं सोचता हूँ मुख्यमंत्री जब इतने बड़े पद ठीक है गुलाब चंद जी, इसलिए आपने कहा कि मुख्यमंत्री हो या कोई विधायक हो, कोई भी सदस्य हो, सबके लिए कानून बराबर है विधानसभा के अंदर। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस ने जिस खेल की शुरुआत करी है उसमें विराम की तो मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब तक इनका ये चीज़ें अंजाम तक नहीं जाएंगी तब तक ये सब होंगी। तो शुरू उन्होंने किया है, ख़त्म हम करेंगे। मुझे लगता है कि बिना किसी आधार को उन्होंने नोटिस किया। आरोप तो उनके जो थे वो आज भी हैं। विशेषाधिकार का वार पलटवार और चर्चा हम इसी पर जारी रख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। योगेश जी, ब्रेक में जाने से पहले भी एक बात जो कही गई अर्चना शर्मा जी की तरफ से कि मुख्यमंत्री पर इस तरह से विशेषाधिकार हनन नहीं लाना चाहिए, जबकि गुलाब चंद कटारिया जी ने साफ कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और मुख्यमंत्री भी विधायक है, सदस्य है और इसलिए भी इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये सभी विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि इन दोनों ही मामलों को किस तरह से वो देखते हैं, क्या इसमें आगे प्रक्रिया रहती है, क्या इसमें हो सकता है, क्या दोनों चीजें पॉसिबल है, माना जाए नहीं भी माना जाए? देखिए, या गुंजाइश किसी एक तरफ ज्यादा लग रही है? विधानसभा की गरिमा बनी रहे यही कोशिश आसन की रहती है और जो आसन पर बैठे हैं स्पीकर, उनका यही प्रयास रहता है कि कोई भी जो गफलत है, किसी भी तरह का आमना सामना है आपस में, क्योंकि अगर विशेषाधिकार हनन को आगे बढ़ाया जाता है तो आने वाले समय में जो मानसून का सत्र आएगा, पूरी विधानसभा की कार्रवाई इस पूरे विशेषाधिकार हनन को लेकर भेंट चढ़ जाएगी और जो सदन का समय जाया होगा और जनता की गाड़ी कमाई का एक हिस्सा उस पर खर्च होता है और वहाँ पर कोई भी सार गर्भित बहस नहीं हो पाएगी। और अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डॉक्टर सीपी जोशी का, उनकी कोशिश ये रहती है कि विधानसभा चले और यही कारण है कई नवाचार हमको देखने को मिले और पक्ष और विपक्ष को बैलेंस रखना ये अब तक की उनकी कोशिश रही है। तो यहाँ मसला दोनों तरफ का है और सदन के नेता को लेकर विशेषाधिकार हनन का मसला मूव होए और आगे बढ़े, ये मुझे नहीं लगता। ये पूरी तरह इस मामले में दोनों पक्षों को बैठाकर
और विशेषाधिकार से जुड़ी जो कमेटी है उसकी बैठक भी होने वाली है आगामी दिनों में। तो यही लगता है कि स्पीकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी इसी पर हम बात कर रहे थे और आपने इससे पहले कहा भी था कि ऐसा पहले भी हो चुका है और सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ भी, जब वो पूर्व सीएम थे, वो विधायक के तौर पर ही वहां पर मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष। लेकिन क्या किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कभी ऐसा आया है, मुख्यमंत्री रहते हुए, जिस तरह से इस बार बीजेपी की तरफ से? देखिए, क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ? देखिए, इस तरह का जो मामला है श्वेता, ये पहली बार हुआ है कि किसी तरह, और खासतौर से क्योंकि सतीश पूनिया बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने और उनकी पार्टी ने इस तरह का 5 विधायकों ने मिलकर सीएम के खिलाफ किया हो, तो ये इस तरह की घटना और इस तरह के आरोपों को लेकर ये पहली बार विधानसभा के अंदर सदन के नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आया गया। तो ये एक बड़ा मामला बनने की और की तैयारी बीजेपी ने की। उसका कारण है कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष को टारगेट किया गया था और यही कारण है कि बीजेपी ने भी पलटवार किया है। तो ऐसे में बैलेंस करने का काम, सदन को की गरिमा बनाने का काम, विधायकों का की गरिमा बनाए रखने का काम विधानसभा अध्यक्ष का है और वो सख्त है इस मामले के अंदर। मुझे लगता नहीं है कि इस मामले पर ज़्यादा बखेड़ा वो भविष्य में खड़ा करवाएंगे। इस मामले का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, और क्योंकि जो ग्रीन बुक है, जो सदन जिसे चलता है, जो नियम बनते हैं, वो जो ग्रीन बुक है उसके अंदर साफ लिखा है कि इस तरह के मामलों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का जो पावर्स है वो बिल्कुल अलग हटकर है और वो इसको स्क्वैश कर सकते हैं। वो इसको यूँ कहा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष को बैठाकर इस मामले को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो वो तमाम जो उनके पास पावर्स है उसका वो इस्तेमाल करेंगे। यानी पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पर ये डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं। ठीक है गुलाब चंद जी, अब ठीक है, ये पूरा मामला जो आया वो खरीद फरोख्त से शुरुआत होती है और ये राज्यसभा चुनाव के पहले से ही है, जब खरीद फरोख्त के आरोप बीजेपी पर लगे कि वो विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और इसलिए बाड़ेबंदी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से करनी पड़ी, सरकार को एकजुट करना पड़ा सभी विधायकों को। लेकिन अब क्योंकि एसओजी को जांच सौंपी गई है गुलाब चंद जी, और एसओजी को जो सबूत मिले हैं, कुछ मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए हैं, कुछ विधायकों के नंबर जिनके कांटेक्ट में थे बीजेपी के लोग, अब ऐसे में ये तो माना जाए कि कोशिश बीजेपी तरफ से की गई थी। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है वो ये कि दूसरे राज्यों का बार बार उदाहरण दिया जा रहा है कि बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो इसी में विश्वास करती है। अब इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो श्वेता जी, मैं सोचता हूँ कि पहली पहल कांग्रेस के चीफ व्हिप ने की, वो एक तरह से सरकार का ही वर्षन था। महेश जी ने जो बात रखी और जो मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि मैं एविडेंस दूंगा, अब तक तो एविडेंस दिया नहीं और 20 दिन हो गए तब भी गए नहीं। आज हमने ये जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा और ये जो हाईलाइट हुआ, उसके बाद उनकी नींद खुली है कि अब वो जाएंगे। हम ये पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर वास्तव में किसी ने किया है तो आप अपनी एविडेंस दो ना, जिसके खिलाफ कार्रवाई होने होगा। लेकिन एक जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि निर्दलीय विधायक से वोट के लिए कांटेक्ट करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि मुझसे दोनों ही पार्टी के लोग उनसे अप्रोच कर सकते हैं। वो किसे वोट दें न दें ये उनकी इच्छा पर निर्भर है, पर उनसे वोट के लिए कहना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, वोट के लिए कहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वोट के लिए या साथ आने के लिए कुछ ऑफर करना ये गुनाह हो जाता है गुलाब चंद जी। फिर आप पैसे का ऑफर करें या कुछ भी, और इसलिए ये खरीद फरोख्त ये वर्ड इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा है, ऐसा लगता है कि चुनावों में इसके बिना काम ही नहीं चलना। जी, अगर होता तो इतने दिन तक पेश कर देते ना। ये तो चुनाव के पहले लगाया हुआ मुकदमा है ना। अभी तक आज दिन तक ये उसका एविडेंस नहीं दे सके, इनके पास कोई चीज नहीं है, केवल हवा में बात फेंक करके अपने घर की फूट को बचाने के लिए। चलिए अर्चना जी से इसका जवाब ले लेते हैं गुलाब चंद जी। अर्चना जी इसका जवाब दे दीजिए। ये बार-बार एक बात पे आ रहे हैं गुलाब चंद जी भी, या बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लग गया जांच में, क्यों अब तक प्रूफ नहीं दे दिए गए जिसके दावे किए जा रहे थे 19 जून के लिए? देखिए श्वेता जी, सम्माननीय कटारिया जी गृह मंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, तो उनको तो समझ में आ जाएगा, रामलाल जी को नहीं आएगा। जब हमारे चीफ व्हिप है उन्होंने परिवाद दर्ज करवाया, उसके बाद सबूत दिए, तभी तो केस दर्ज हुआ है ना। और सबूतों तथ्यों के आधार पर अब जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
लेकिन एक बात और है श्वेता जी कि जब पूनिया जी कहते हैं कि खेल उन्होंने शुरू किया, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, तो मैं कहती हूँ उल्टा हो गया है। तो खेल तो शुरू किया आपने, यानी आपने कैंडिडेट खड़ा किया बिना नंबर्स के, प्रलोभन की सारी प्रक्रिया शुरू कर दी, और जब सारी चीजें फेल हो गई तो आप समझ लीजिए अंजाम तक सरकार पहुंचाएगी। जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात है कि आप वोट मांगने जा सकते हो, काकटारिया जी ने, इसमें कोई दौराय नहीं है, लेकिन उसको वोट मांगने के दौरान यदि कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हो, पूरी जो प्रक्रिया है चुनाव की उसको एक तरह से डिरेल करने का प्रयास हो, तो मैं समझती हूँ कहीं भी स्वीकार्य नहीं होगा। और जो बार बार ये कह रहे हैं घर बिखर रहा है, अपनी फूट को दबाने के लिए काम किया, भाई एक भी वोट इधर उधर नहीं हुआ। और जो निर्दलीय विधायक थे स्वेच्छा से साथ आए, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस सरकार उनके सम्मान का, मान का, सबका ध्यान रख रही है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहे, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आपका दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया जाना स्वतः इस बात का द्योतक था, और आपको जो वोट्स मिले उससे भी साबित हो गया कि आप कहीं ना कहीं इस कवायद में थे, इस तरह से प्रयास कर रहे थे कि जो चुनाव की सैंक्टिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि बयानबाजी करना, सुर्खियों में बने रहना, ये एक प्रक्रिया हो सकती है। और मुझे लगता है कि पूनिया जी को लगा होगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं बयान दे देता हूं, तो उन्होंने एक बयान तो पहले दे दिया जिसमें उनको विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला। आप इनको ये भी समझना पड़ेगा, आपने शुद्ध रूप से कहा कि अमुक अमुक विधायक, यानी इतने विधायकों, ठीक है, लेकिन एक और आरोप अर्चना जी, एक और आरोप रामलाल शर्मा जी ने भी लगाया। अर्चना जी, गुलाबचंद जी आपसे इसका जवाब चाहेंगे। अभी रामलाल शर्मा जी ने कहा कि जब एसओजी ने जांच की है और उसमें ये सब सबूत मिले हैं, तो इन्होंने कहा कि एसओजी सरकार के इशारे पर काम करती है। और आप क्योंकि हमारे साथ हो और आप बेहतर बता सकते हैं, गृह मंत्री आप रहे हैं, क्या वाकई में सरकार के ही इशारे पर काम करती है एसओजी? गुलाबचंद जी इसका जवाब। देखो, मैं सोचता हूं कि देखो एसओजी अपना काम करेगी, अपनी एविडेंस के आधार पे काम करेगी। मैं तो केवल इनको यही कहना चाहता हूं कि ये जो कहा ना कि हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते, चौथा, अरे हमने नियमों के तहत खड़ा किया, तभी तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ। बिल्कुल मान लेते हैं, और आप लोग ने कहा कि अधिकार भी है, लेकिन इस चीज का हाँ या ना में जवाब दे दीजिए गुलाबचंद जी। क्या एसओजी सरकार के इशारे पर काम करती है या एविडेंस के आधार पर ही करती है, निष्पक्ष करती है? हाँ, देखो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि सरकार के आधार पे काम करे, वो अपना निर्णय अपने विवेक से करते हैं, और उनको बनाया इसीलिए कि वो एविडेंस के आधार पर अपने केस को आगे बढ़ाए। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास अगर एविडेंस है तो ये 1.5 महीना बर्बाद क्यों किया यार? कम से कम आप समय पर, जैसे ही केस आपने एंटर कराया, उस गर्म मौसम में अगर आप इस एविडेंस को फाइंड करते बारे में दुनिया को पता तो लगता है कि हमने किस प्रकार का गलत देखिए, काम जनता किया। तो सब देखती है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन रामलाल जी, इसे समझना होगा, खुद पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया कह रहे कि एसओजी अपने स्तर पर काम करती है, एविडेंस के आधार पर काम करती है, तो ये आरोप लगाना कि जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर काम करते, ये गलत है, ये गलत है। हालांकि चलिए, इस मामले को लेकर ये तो साफ है, हम इसलिए कह रहे हैं विशेषाधिकार का वार पलटवार, क्योंकि पहले कांग्रेस की तरफ से किया जाता है और इसके बाद अब बीजेपी मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की बात कर रही है। पूरी तरह से निर्भर करेगा विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कि वो क्या फैसला लेते हैं। हालांकि डॉक्टर सतीश पूनिया को नोटिस तो यहाँ पर भेजा जा चुका है, लेकिन एक बात साफ है, खरीद फरोख्त हुई है, अगर आरोप लगे हैं, एसओजी जांच कर रही है, इंतजार करना चाहिए कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन इस बीच भी अगर और भी ऐसे ही बयानबाजी होती रही तो बहुत कुछ हो सकता है कि औरों के खिलाफ भी कुछ और शिकायतें पहुंचने लग जाए, जो कि शोभा कम से कम विधायकों को, नेताओं को नहीं देती, क्योंकि अभी जो कोविड काल चल रहा है उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें जिसमें सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, ना कि आपस में ही इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ सामने खड़े होने की। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।